टुडेज वी डिस्कस अबाउट डिफ्रैक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरफेरेंस के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। हम डिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जब लाइट या किसी भी वेव नैरो स्लिट में से पास होते हैं तब वो स्लिट की बाउंड्री के आगे थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं और बाद में वो वेव स्प्लिट हो जाते हैं और वेवलेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसका इंटरफेरेंस, स्प्रेडिंग या स्कैटरिंग होता है। उसी सारी फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। ये डिफ्रैक्शन किसी भी वेव इंडिकेट करते हैं, यानी कि लाइट वेव हो या साउंड वेव, वाटर वेव या किसी भी मटेरियल पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि मैटर वेव। ये सिर्फ वेव की ही प्रॉपर्टी है। हमने रे ऑप्टिक्स में लाइट को स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है ऐसा मानकर स्टडी किया था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइट का डिफ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ वेव का ही हो सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि लाइट को वेव नेचर है। पहले तो हम डिफ्रैक्शन ऑर्डिनरी लाइफ में देखने को क्यों नहीं मिलता उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न वेवलेंथ लैम्बडा अपॉन स्लिट विथ डी ऊपर डिपेंडेड है। यानी कि हम सिंपल एग्जांपल से बात करें तो अगर हम किसी एक बड़े रूम के कॉर्नर में खड़े हैं और वहाँ से बड़े बड़े वॉइस में बात कर रहे हैं तो हमारी बात बाहर सुनाई दे रही है और हम मान लें कि ये रूम का जो डोर है वो ओपन है और वो डोर की विड्थ 1 मीटर है, यानी कि ये डोर को हम स्लिट मान लेते हैं और उसकी विड्थ 1 मीटर है। यहाँ डिफ्रैक्शन वेव का अच्छी तरह होता है और बाहर बैठी किसी भी पर्सन को हमारा आवाज़ सुनाई देता है। लेकिन अगर हम उसी ही कॉर्नर में बैठे बैठे बैटरी ऑन ऑफ करें लाइट की या किसी बल्ब को ऑन ऑफ करें तो ये लाइट का वेव का डिफ्रैक्शन नहीं होता और वो बाहर बैठी व्यक्ति को पता नहीं चलता क्योंकि उनका डिफ्रैक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता ये हम ये रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि साउंड वेव्स का अप्रोक्स वेवलेंथ 1 मीटर होती है और यहाँ हमने जो स्लिट ली ये डोर यानी कि ओपन है, उनकी विड्थ 1 मीटर, यानी कि ये रेशियो 1 यूनिट मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन लाइट वेव के केस में बात करें, विजिबल लाइट के केस में, तो उनकी वेवलेंथ नैनोमीटर के ऑर्डर में होगी, यानी कि 10⁻⁻⁹ और ये स्लिट की विड्थ यानी कि डोर की विड्थ तो 1 मीटर ही रहेगी, यानी कि ये रेशियो वेरी वेरी स्मॉल आता है और उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन लाइट वेव का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। लाइट की वेवलेंथ में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो डोर की विड्थ है 1 मीटर वो हम डिक्रीज कर सकते हैं और किसी भी स्लिट की विड्थ को वेरी वेरी स्मॉल लेकर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख सकते हैं। जब लाइट वेव या किसी भी वेव वेरी वेरी नैरो स्लिट में से पास होते हैं तब वो स्लिट की बाउंड्री के आगे थोड़े से बेंड हो जाते हैं और बाद में स्प्लिट होकर उनका इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है और उसी पैटर्न को और उसी बेंडिंग के फिनोमिना को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। लेकिन ये डिफ्रैक्शन की फिनोमिना इंटरफेरेंस से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इंटरफेरेंस में 2 या 2 से अधिक वेव इंटरफेयर होते हैं, लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक ही वेव जब नैरो स्लिट में से पास होते हैं तब वो बेंड और स्प्लिट हो जाते हैं और बाद में उनका इंटरफेरेंस होता है। आइए अब हम डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही सिर्फ एक ही स्लिट ली जाती है और किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स लिया जाता है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स में से जो लाइट एमिट होती है ये सारा वेव वो एक वेरी वेरी नैरो स्लिट में से पास होती है। यह हमने फिगर में थोड़ी बड़ी विड्थ दिखाई है, लेकिन ये प्रैक्टिकली वेरी वेरी नैरो स्लिट होती है और ये स्लिट की विड्थ जो स्लिट की विड्थ है LN वो उसको हम A बोल देते हैं, यानी कि ये स्लिट की विड्थ LN = A है और ये स्लिट के मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M और L और M के बीच के मिड पॉइंट M1 और ये
एम और एन के बीच के मिड पॉइंट को M2 दे देते हैं, यानी कि जो ये नैरो स्लिट है उसमें हमने ये M1 M2 M ऐसे पॉइंट दे दिए हैं। और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को की लाइन को ऐसे हम स्ट्रेट जॉइंट कर देते हैं यहाँ स्क्रीन पर, और हमें ये सेंट्रल में स्क्रीन का जो सेंट्रल पॉइंट मिलेगा, जो सेंट्रल स्लिट के सेंट्रल पॉइंट से स्ट्रेट में जॉइंट कर देते हैं, ये लाइन होगी MC, यानी कि यहाँ से सोर्स में जो रे ऐसे आएगा और उसका डिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो स्ट्रेट चला जाएगा, वो C पर जाते होंगे। लेकिन हम किसी ये C से अप और डाउन दोनों पोजीशन में, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड किसी भी पॉइंट हम ले सकते हैं। हम अपवर्ड साइड एक पॉइंट चूज़ करते हैं और ये पॉइंट को हम नाम देते हैं P। तो यहाँ से ये सारी स्लिट के सभी पॉइंट से वेव आते होंगे। ये M1 से ऐसा हमने रेड ड्रॉ किया है, ऐसा वेव आएगा, ये M2 से ऐसा वेव आएगा, और ये M से ऐसा वेव आएगा जो एग्जैक्ट P पॉइंट पर जाएगा। ये ऐसे वेव को हम, ऐसे रे को हम सिंपली पैरेलल मान सकते हैं। यहाँ जो M से रे आया, ये M से P तक, उसी ने ये MC के साथ जो एंगल बनाया, वो एंगल को हम अगर थीटा बोल देते हैं। ऐसे में ये पॉइंट M से भी एक वेव डिफ्रैक्ट होकर P पॉइंट पर आया, M1 पर से भी डिफ्रैक्ट होकर P पर आया होगा, M2 से भी आया होगा। ऐसे ये स्लिट के अपवर्ड पॉइंट है L, यहाँ से भी एक वेव ऐसे P पॉइंट पर आया होगा LP डिस्टेंस ट्रैवल करके। और ये पॉइंट N है, यहाँ से भी ऐसे एक वेव P तक का डिस्टेंस ट्रैवल करके आया होगा NP। ये दो जो वेव है उनके बीच का पाथ डिफरेंस NP माइनस LP होगा। और ये पाथ डिफरेंस गिनने के लिए हम यहाँ पॉइंट L से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है ये इतना होगा। यहाँ फिगर में ये पॉइंट को मैं Q नाम बोल देता हूँ। ये फिगर को मैं फिर से यहाँ एनालाइज होकर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी स्लिट है, ऐसे ये हमारी स्लिट है। यहाँ मैं बड़ी विड्थ ले लेता हूँ ये, और यहाँ स्लिट का मिड पॉइंट है, यानी कि ये M और ये C। हमने यहाँ P पॉइंट चूज़ किया है, और यहाँ से जो रे जा रहा है P पॉइंट पर, ये MP, ये स्लिट के ये पॉइंट को नाम दे दिया है L, और ये पॉइंट को नाम दे दिया है N। N से भी जा रहा है वेव ऐसे, और L से भी जा रहा है ऐसे, यानी कि P पॉइंट पर L और N से जो वेव आ रहा है उसके बीच का पाथ डिफरेंस NP माइनस LP होगा। और वो गिनने के लिए हम यहाँ से ये NP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट पर से ये डिस्टेंस जो हो वो पाथ डिफरेंस होगा। उसको हम अगर Q बोल दें तो पाथ डिफरेंस NP माइनस LP इज इक्वल टू NQ आएगा, यानी कि पाथ डिफरेंस ये होगा। ये गिनने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो ये एंगल MC लाइन है, MC लाइन यहाँ से वेव डिफ्रैक्ट हुआ, ये डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है, यानी कि ये एंगल थीटा है। ये हमारी MC लाइन है ये फिगर में, और यहाँ M पॉइंट से वेव पास हुआ और बेंड हुआ ये एंगल पर, ये एंगल थीटा है। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसी ही स्ट्रेट लाइन हम अगर यहाँ कंसीडर करें तो ये यहाँ MC लाइन जैसी ही स्ट्रेट होगी, और ये रे ने भी थीटा एंगल ही बनाया होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ मैंने दोबारा ये फिगर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसे हमने MC कहा है, ये C स्क्रीन का मिड पॉइंट है, और M हमारी स्लिट विड्थ जिसकी ये है उसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये डिस्टेंस A/2 और ये डिस्टेंस भी A/2 होगा। ये एंगल थीटा है। तो यहाँ जो ऐसा रे है, इस सभी रे को हमने पैरेलल माना है,
तो ये जो रे है ये ऐसी स्ट्रेट लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता होगा। और ये सारा का सारा एंगल जो फिगर में ये एंगल है, मैं रेड बॉल पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये जो सारा का सारा एंगल है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, उसमें अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो हम सिमिट्री से देख सकते हैं ये हमारी स्लिट की विड्थ है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। और ये हमारा पाथ डिफरेंस है एन क्यू, ये हमारी स्लिट की विड्थ है, उसे हमने ए बोला है। ये एंगल थीटा को हम साइन फंक्शन अगर अप्लाई कर दे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड एन क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स स्लिट विड्थ यानी कि ए, यानी कि पाथ डिफरेंस एन क्यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसा हमें मिलेगा। जो पाथ डिफरेंस एन पी माइनस एल पी इज इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो हम साइन थीटा एप्रोक्स थीटा लिख सकते हैं, यानी कि ए साइन थीटा एप्रोक्स ए थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये पॉइंट पर जाने वाला रे के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि ये सी पॉइंट पर हमें ऐसा रे मिलेगा, सभी रे ऐसे ही आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 होगी और कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे में सभी वेव यहाँ इन फेज होते हैं और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। ऐसा देखा गया है कि ये पॉइंट मैक्सिमम ब्राइट रीजन का देखने को मिलते हैं और उसे सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। और बाद में दोनों साइड, सेंट्रल मैक्सिमम की दोनों साइड हमें ब्राइट और डार्क रीजन देखने को मिलते हैं और वो ब्राइट और डार्क रीजन की इंटेंसिटी और उसकी विड्थ डिक्रीज होती जाती है। अगर हम ऐसे कोई पी पॉइंट की बात करें तो ये पी पॉइंट पर अगर हमें डार्क रीजन देखने को मिलता है तो ये डार्क रीजन की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये सी और पी के बीच में जो डार्क रीजन होते हैं उनके कंपेयर में। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लेम्बडा बाई ए हो, वहाँ n इज इक्वल टू 0 ±1, n इज इक्वल टू +-1 +-2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लेम्बडा अपॉन ए, ऐसा कंडीशन फॉलो हो और n की वैल्यू है +-1 +-2 +-3, ऐसे केस में हमें ये सी पॉइंट पर तो थीटा इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, उसी रीजन को प्रिंसिपल मैक्सिमम या सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 ले और ये कंडीशन फॉलो हो तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा देखने को मिलता है, और अगर हम n की वैल्यू 2 ले तो हमें सेकंड मैक्सिमा और सो ऑन दोनों साइड देखने को मिलते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू n लेम्बडा अपॉन ए कंडीशन फॉलो हो और n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3, ऐसे केस में हमें 0 इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और अगर n की वैल्यू 1 ले तो हमें पहला डार्क रीजन देखने को मिलता है दोनों साइड और उसे फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं। बाद में अगर n की वैल्यू 2 ले तो सेकेंडरी मिनिमा और सो ऑन हमें ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये सी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला रीजन है और उसकी विड्थ भी सबसे ज़्यादा होती है। बाद में दोनों ओर सिमेट्रिकल मिनिमा और मैक्सिमा देखने को मिलते हैं, उसकी इंटेंसिटी और विड्थ डिक्रीज होती जाती है। ये फर्स्ट मैक्सिमा है पॉजिटिव साइड, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। ऐसे ही ये साइड फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। ऐसे ही ये सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट मिनिमा,
सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा और ऐसे ही ये नेगेटिव साइड, ऐसे हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलती है। अब हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसकी डिस्कस करते हैं। जब से ये दोनों फिनोमिना डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की खोज हुई, तब से साइंटिस्टों में उसके डिफरेंस के बारे में लॉन्ग डिस्कशन होती रही है। यह दोनों हमें एक जैसी ही पैटर्न देखने एक जैसा ही लगता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में भी दो वेव का इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस में भी दो वेव एक दूसरे पर ओवरलैप ही होते हैं, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस है। और साइंटिस्ट सर रिचर्ड फेमन ने उनके फीमेन लेक्चर ऑफ फिजिक्स में यह पॉइंट डिनोट किया है और कहा है कि ये डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम सेटिस्फैक्टरीली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंडेड है। यानी कि दो सोर्स हो और दो सोर्स में से वेव आ रहे हैं और वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं और उसकी पैटर्न हमें देखने को मिलती है, तो उसे हम सिंपल वर्ड्स में इंटरफेरेंस बोलेंगे। लेकिन एक ही सोर्स हो और ये सोर्स में से जो अगर वेव आता हो और ये वेव बेंड होने के कारण स्प्लिट हो गया हो और उसका डिफरेंट वेवलेट के बीच में वेवलेट ओवरलैप हो रही है, तो उसी ओवरलैपिंग को हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे। और उसकी पैटर्न के बारे में बात करें तो ये डिफ्रैक्शन में जो सभी हमें ब्राइट और डार्कर रीजन मिलते हैं उनकी विड्थ अनइक्वल होती है, ये खास पॉइंट है। यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलती है, उसमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सबसे ज़्यादा होती है, बाद में दोनों ओर जो डार्क और ब्राइट रीजन मिलते हैं यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा और मैक्सिमा, उनकी विड्थ स्लाइटली डिक्रीज होती जाती है। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी डार्क और ब्राइट रीजन की विड्थ इक्वल होती है और वो दोनों साइड सिमेट्रिकल और इक्वल स्पेस्ड होते हैं। ऐसे ही इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें जो देखने को मिलती है उसमें सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बाद में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों साइड इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीज होती जाती है। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें जो डार्क और ब्राइट रीजन देखने को मिलती है उनकी इंटेंसिटी इक्वल होती है। और बाद में एक खास पॉइंट ये भी है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें जो डार्क रीजन देखने को मिलता है वो डार्क रीजन 100% डार्क होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें जो डार्क रीजन देखने को मिलता है ये 100% डार्क नहीं होता, यानी कि डार्क रीजन में भी थोड़ी सी इंटेंसिटी तो होती है। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें जो डार्क रीजन देखने को मिलता है वो 100% डार्क होता है, यानी कि डार्क रीजन में लाइट की इंटेंसिटी होती ही नहीं। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये 100% डार्क नहीं होता, उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी मिलती है, क्योंकि ये हम समझ सकते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइट के बेंडिंग से मिली है। यानी कि जिस रीजन में हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ लाइट बेंड होकर नहीं आएगी और ये कंप्लीट डार्क रीजन होगा, लेकिन डिफ्रैक्शन फिनोमिना ही यही है कि उसमें लाइट बेंड हो गई है और जिस भाग में हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ लाइट बेंड होकर नहीं आएगी और यह डार्क रीजन होगा, लेकिन लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है और उसी रीजन में भी हमें थोड़ी इंटेंसिटी देखने को मिलती है। यानी कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों में ही लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी कि डार्क रीजन यानी ऐसा रीजन कि उसमें लाइट एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो दूसरे लाइट रीजन यानी कि ब्राइट रीजन में लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ओवरऑल टोटली लाइट की जो एनर्जी होती है वो ही रहती है। यानी कि यह दोनों फिनोमिना में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। लाइट की जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई ओवरऑल गेन या लॉस नहीं होता, सिर्फ उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि डार्क रीजन में डिक्रीज हो जाती है, तो जितनी ही डिक्रीज हुई उतनी ही ब्राइट रीजन में बढ़ जाती है। यानी कि टोटल ओवरऑल एनर्जी तो सेम ही रहती है, सिर्फ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।